हेलो। हाँ, मैं आरसी गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, औद्योगिक जगीना रोड, भरतपुर से यूनिट 5 का ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में आज का विषय है हमारा पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में पाठचर्या का कार्य एक विशेष प्रकार का कार्य है जिसके लिए इसमें प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों तथा दिए जाने वाले अधिगम अनुभवों और पाठचर्या के क्रियाकलापों द्वारा लाए जाने वाले परिवर्तनों के मूल्यांकन आदि की साफ सुथरी समझ होनी चाहिए। हमें उस क्रम को अपनाने की ज़रूरत है जिसमें पाठचर्या विकास से संबंध निर्णय लिए जाते हैं, और हमें यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि निर्णय लेने से पहले के सभी संबंध और विचारणीय बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। एक सुविचार, नियोजन और गतिशील पाठचर्या निर्माण के लिए हमें निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करना चाहिए। पहली है इसका शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, सुनिए। पाठचर्या छात्रों को एक योग्य बनाने के लिए तैयार की जाती है कि वे समाज सापेक्ष व्यवहार को सीख सकें। चूँकि छात्रों की पृष्ठभूमि भिन्न भिन्न होती है, अतः यह आवश्यक है कि सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ी उनकी भिन्नताओं का निदान किया जाए। एक कालावधि की जनसंख्या के लिए पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, इसे निश्चित करने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण सोपान है आवश्यकताओं का निर्धारण। इसके लिए हमें लक्षित छात्रों को पहचानना और उनका वृत्ति का प्रोफाइल तैयार करना चाहिए। आवश्यकता निर्धारण के दो उपाय हैं। पहला उपाय बता रहा हूँ मैं इसका। हम एक विशेष सर्वेक्षण द्वारा शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करें। हम लक्षित समूह संबंधी जन पक्षों का अध्ययन करें जिनमें शैक्षिक निवेश की ज़रूरत है। शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ साथ हमें लक्षित वर्ग की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। क्षेत्रीय अध्ययन के द्वारा निर्धारित की गई आवश्यकताएं अनुभूत आवश्यकताएं कहलाती हैं। कौन सी आवश्यकताएं कहलाती हैं? अनुभूत आवश्यकताएं। अब दूसरा नंबर है इसका आवश्यकता निर्धारण का दूसरा उपाय है उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण। जैसे शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, सरकारी नीतियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आदि पाठचर्या निर्माण में नीति दस्तावेज उपयोगी मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक संस्थान के कुछ उद्देश्य होते हैं जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता है। गौण स्रोतों से प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों को पहचाना जा सकता है। गौण स्रोतों से निर्धारित आवश्यकताएं अवलोकित आवश्यकताएं कहलाती हैं। कौन सी? अवलोकित आवश्यकताएं। शिक्षा व्यवस्था की सीमा और शक्तियों पर विचार करते हुए, जैसे लिखित समूह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा व्यवस्था क्या कर सकती है। आप प्राथमिकता क्षेत्रों की एक सूची तैयार कर सकते हैं जो यथार्थ आवश्यकता के नाम से जानी जाती है। ऐसा करने के लिए अनुभूत और अवलोकित आवश्यकताओं का विश्लेषण करना जरूरी है। अब नंबर 2 इसका है प्रक्रिया। तो नंबर 2 के शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण समाज के लिए यथार्थ शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण किया जाना आवश्यक है। उद्देश्य
अपेक्षित उपलब्धियों की विशिष्टता एवं स्पष्टता प्रदान करते हैं। इन्हें निर्धारित करते समय निम्न तथ्यों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, तथ्य है, का नंबर का तथ्य है मिलान। उद्देश्यों का संबंध शिक्षा के उन विस्तृत लक्ष्यों से होना चाहिए जो उनका स्रोत है। उदाहरण के लिए, कुछ निश्चित तत्वों को समझने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि शिक्षार्थी इस योग्य हो जाए कि वे अपने ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक समस्या के समाधान के लिए कर सके। यहाँ इस बात पर बल देने का अर्थ है कि उद्देश्यों की प्राप्ति छात्रों को इस योग्य बनाए कि शिक्षा के समग्र लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब आता है खा नंबर उत्कर्ष का अर्थ है कि क्या उद्देश्यों की प्राप्ति का शिक्षार्थी के वर्तमान या भावी जीवन में कोई मूल्य है, क्योंकि हमारे ज्ञान का आधार निरंतर बदलता रहा है। इसलिए उद्देश्यों को अद्यतन बनाने, उनमें सुधार करने या उनको हटाने की ज़रूरत है ताकि मानव जीवन तथा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। उद्देश्य छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार उपयोगी, अर्थपूर्ण और प्रासंगिक होने चाहिए। अब गा नंबर है इसका, गा कथन अभिव्यक्ति। उद्देश्यों का कथन सुस्पष्ट होना चाहिए ताकि छात्र निर्दिष्ट निष्पत्तियों को आसानी से समझ सके। घा है इसका उपयुक्तता। सभी उद्देश्य छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें तैयार किया जाना चाहिए। उद्देश्य कथन में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता अध्यापक और छात्र दोनों को ही भ्रमित कर सकती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा प्रक्रिया दिशाहीन हो सकती है। अड़ा है इसका तार्किक वर्गीकरण। कभी कभी उद्देश्यों में उपयुक्त संबद्धता और संगति नहीं होती है, विशेषतः तब जब अधिगम अनुभव और उनकी मूल्यांकन प्रविधियों पर निर्णय लिया जा रहा हो। उद्देश्यों का वर्गीकरण किसी सर्वमान्य विचार के आधार पर किया जाना चाहिए या फिर संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनस्याचालक क्षेत्र आदि शब्दावली में कहे जाने चाहिए। उद्देश्यों का उपयुक्त वर्गीकरण विषय वस्तु और मूल्यांकन की वृद्धि से एक सार्थक पाठचर्या को विकसित और योजनाबद्ध करने में सहायक होता है। अब 4 नंबर है पुनरीक्षण। उद्देश्यों पर समय समय पर पुनर्विचार करना आवश्यक है क्योंकि छात्रों की ज़रूरतें, ज्ञान का क्षेत्र, अनुदेशात्मक नीतियाँ आदि आजकल बहुत तेज़ी से बदलती हैं। उद्देश्यों का संशोधन पाठचर्या पर आवर्ती प्रभाव डालेगा और पाठचर्या विकास को एक सतत प्रक्रिया बनाएगा। पाठचर्या में पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए ताकि वह सामाजिक बदलावों को अपने में समायोजित कर सके। अब आता है तीसरा नंबर है, जो प्रक्रिया तीसरे नंबर की है वह बता रहा हूँ मैं, विषय वस्तु के चयन के मापदंड। विषय वस्तु और उद्देश्य एक दूसरे पर निर्भर है और पाठचर्या विकास का प्रमुख आयाम है। विषय वस्तु से तात्पर्य संकल्पनाओं, तथ्यों का सार, अवधारणाएं,
सामान्यीकरण और सिद्धांत ये हैं। सिद्धांतों से है, विषय वस्तु से हमारा अभिप्राय विषय के साथ साथ अधिगम अनुभवों को से भी है। पाठचर्या की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि छात्र ज्ञानार्जन करके दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सके। चयनित विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि उसमें छात्रों को ज्ञान प्राप्त हो सके और वे मानव जीवन की वास्तविकताओं को समझ सके। आगे दिया भेद स्तर पर विषय वस्तु के चयन के मापदंड का आधार किसी राष्ट्र या समाज का सामाजिक, राजनीतिक तथा शिक्षा दर्शन होना चाहिए। सूक्ष्म स्तर पर मापदंड ऐसा होना चाहिए कि वह छात्रों को की जरूरतों के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप हो। विषय वस्तु के चयन के कुछ मापदंडों की चर्चा नीचे मैं बता रहा हूँ। नंबर का है आत्मनिर्भरता। देखिए मापदंड है आत्मनिर्भरता। ये मापदंड छात्रों को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाने में अत्यंत मितव्ययी ढंग से मदद करता है। जैसे शिक्षण प्रयास में किफ़ायत, छात्र प्रयास में किफ़ायत और विषय वस्तु के सामान्यीकरण का प्रसार। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु छात्रों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो। महत्व, अब दूसरा खा नंबर है इसका महत्व मापदंड। सीखी जाने वाली विषय वस्तु छात्रों के मूल विचारों, संकल्पनाओं और विशेषतः अधिगम योग्यताओं में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली होनी चाहिए। गा नंबर है इसका मापदंड वैधता। वैधता का संबंध चयनित विषय वस्तु की विश्वसनीयता से है। चयनित विषय वस्तु उस सीमा तक वैध होनी चाहिए कि वह पाठचर्या के उद्देश्यों और लक्ष्यों से जुड़ी हुई हो और परिपुष्ट करने वाली हो। यह दैनिक जीवन के लिए उपयोगी भी होनी चाहिए। खा नंबर के यह मापदंड हमारा रुचि। विषय वस्तु के चयन का एक अन्य निर्णायक आधार यह है कि चयनित विषय वस्तु छात्रों के व्यक्तित्व जैसे दृष्टिकोण, रुचि आदि व बौद्धिक क्षमताओं जैसे मानसिक स्तर और अभिरुचि आदि के अनुरूप हो। यह संभव है कि छात्रों की रुचियां अल्पकालिक हो, किंतु रुचि के मापदंड को इस तरह से समायोजित किया जाए कि वह छात्रों की परिपक्वता, पूर्व ज्ञान, अनुभव आदि की समृद्ध कर सके। अब आए इसका उपयोगिता। उपयोगिता का मापदंड विषय वस्तु की उपयोगिता से संबंध है। उपयोगिता की अलग अलग दृष्टिकोणों से व्याख्या की जा सकती है। जैसे अधिगम की विषय वस्तु छात्रों के व्यवसाय परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध होनी चाहिए। अब अधिगम है इसका मापदंड, इसके बारे में बता रहा हूँ। इस मापदंड का संबंध विषय वस्तु की उपयोग क्रमबद्धता, उचित संगठन और उच्चतम स्थापन से है। चयनित विषय वस्तु छात्रों के अनुभवों और बौद्धिक योग्यताओं आदि के बाहर नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि छात्र इसे अनुभव कर सके, समझ सके और आत्मसात कर सके। अब चौथा नंबर है इसका, जो इसकी प्रक्रिया है विषय वस्तु का गठन। विषय वस्तु का चयन करने के बाद उसे सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। चूँकि पाठचर्या मूलतः अधिगम की योजना है, इसकी विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि इससे शैक्षिक उद्देश्यों को सुगमता से प्राप्त किया जा सके। अधिगम को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से पाठचर्या संगठन अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है।
यदि पाठचर्या सुव्यवस्थित नहीं होगी तो इसमें निर्देशन को कमी होगी पापा देखो। और ये अपने मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल होगी। पाठचर्या संगठन एक जटिल और कठिन कार्य है। इसके लिए शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया की पूरी समझ होना चाहिए जरूरी है। पाठचर्या में शामिल विषय वस्तु में क्रमबद्धता, निरंतरता और एकीकरण का अभाव पाठचर्या नियोजन की मुख्य समस्या है। पाठचर्या की विषय वस्तु का गठन करते समय विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहला है क्रमबद्धता। पाठचर्या में क्रमबद्धता का अर्थ विषय वस्तु और सामग्री को एक निश्चित अनुक्रम में लिखना है। विषय वस्तु को उपयुक्त ढंग से क्रमबद्ध करने के कुछ सिद्धांत हैं, जिसके लिए कुछ शिक्षण प्रतिमानों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि। विषय वस्तु काल या ऐतिहासिक विकास के आधार पर व्यवस्थित की जानी चाहिए। जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये भी स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता के बाद आदि। इन सिद्धांतों और प्रतिमानों के साथ साथ विषय वस्तु का सुव्यवस्थीकरण नियोजन की साधन संपन्नता पर भी निर्भर करता है कि वह छात्रों के अधिगम को बोधगम में बना सके। इससे आगे हम कल इसका आगे बताएंगे। इसके 2 पॉइंट और हैं, कल का पाठ रहेगा ये।